Clear? So people, in the last class, or sorry, 1 minute before that, this is my Telegram channel, people. Any doubts or queries, sending in the PYQs along in the PDF format of the last 11 years, you may send it over here. So we have just wound up FW Riggs with regard to comparative public administration. We saw his ideologies, we saw his different models, we saw the overlapping dimensions. All of these we have seen so far. ठीक है, और उसमें बहुत सारे बातें हमें ऐसे लगा, बहुत सारे चीजें जो कही थी वो प्रैक्टिकल थे. क्यों प्रैक्टिकल थे? क्योंकि इन्होंने कोई थियरी नहीं बनाए थे. He did not make any theory as such telling that ये theory आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. No. Even though you cannot quantify it, you cannot put a number to it, आप उसके ऊपर एक आंकड़ा नहीं डाल सकते कि कितने प्रतिशत कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है. You cannot do that. So you cannot actually verify comparative public administration. All that you can do is you can take some idea, apply it and see, find out what are the challenges, find out what are the opportunities. That's the maximum that you can do. उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते. Getting the point here. There is a limitation. But that is the beauty also. Why the beauty? Because you can apply it anywhere. बिना कोई preconceived notion, बिना कोई prejudice के आप कोई भी आइडिया लेकर यार करके देखते हैं, ये आप कर सकते हैं. यानी कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा एक ताकत और मजबूरी दोनों क्या है? ट्रायल एंड एरर. Because until you apply it and see whether it will work it or not, you're never going to know. Getting the point here? यही उसकी ताकत है. और मजबूरी क्यों? Because we don't know what will be the consequence. आउटकम क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है. ठीक है. So this is where we are standing so far. We just started off with development administration, which we will be continuing today, which is again a contribution from FW Riggs. So that aspect we are going to see. All right, people. Good afternoon, Sakshi, Satish, Sukanya, Aparna. So later modifications. In his new formulation, fused, prismatic, and diffracted, Riggs has introduced the second dimension of degree of integration among structures in a society that is differentiated. If you take ED and if you take NIA, one comes under Ministry of Finance, the other comes under Ministry of Home Affairs. दो अलग अलग मिनिस्ट्री, फिर भी इनके बीच के जो इंटीग्रेशन जो है you can definitely call this as the best example for integration. बेस्ट एग्जाम्पल इट इज. सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा क्या? सेंटर अपने जगह खुश है, स्टेट भी अपने जगह खुश है,
लेकिन इन दोनों मिलकर दे डिसाइड ऑन व्हाट शुड बी द जीएसटी स्लैब्स, किस चीज पर ज्यादा जीएसटी लगवाना है, कम लगवाना है, इन मामलों, इन चीजों के बारे में यहां पर दे विल टेक अ कॉल। ईडी एनआईए का अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग मिनिस्ट्री होने के खातिर भी इनके बीच का इंटीग्रेशन भी सुपर्ब है। तो दैट इज व्हाट द सेकेंड डायमेंशन ऑफ एफडब्ल्यू रिग्स टॉक्स अबाउट, यानी कि किस हद तक इंटीग्रेशन सही है। इफ यू रिकॉल when we were discussing an example with regard to bureaucracy के problems, वहां पर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि एक डिपार्टमेंट है मुंबई में, स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है, और मुंबई कॉरपोरेशन, एग्जाम्पल फॉर पुअर इंटीग्रेशन। क्यों? स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का एक हेडक्वार्टर बना दिया मुंबई में, ठीक है, करोड़ों के प्रॉपर्टी वैल्यू, अंडरस्टैंड, करोड़ों के, आई थिंक इट वाज इन साउथ मुंबई और समथिंग, दे मेड अ हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर सब कुछ बनने के बाद, आफ्टर द एंटायर हेडक्वार्टर्स कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग गॉट ओवर, द एक्साइज डिपार्टमेंट डिड नॉट मूव इन देयर, अंदर नहीं गया बिल्डिंग के। क्यों? क्योंकि इट डिड नॉट गेट अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है, फ्रॉम मुंबई कॉर्पोरेशन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुंबई कॉर्पोरेशन जो भी प्लान है, जो उस बिल्डिंग का जो भी प्लान था, वो वायलेशन था, इट वॉज नॉट डन प्रॉपरली, दिस वॉज द रीजन। अब जब बिल्डिंग बनाते वक्त आप क्या कर रहे थे? पूरे बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन सब कुछ होने के बाद तभी आपको मालूम पड़ गया कि आपके काम क्या है। Getting the point here. And the worst and the interesting thing is, even more ironical thing is, ये मुंबई कॉर्पोरेशन जहां पर बैठे हुए बिल्कुल उसके पीछे है ये हेडक्वार्टर्स, जो नया बिल्डिंग बनाया है। मतलब इतना दूर भी नहीं है, बस आप आपके बिल्डिंग से नीचे आ जाओ, पीछे जाओ, इंस्पेक्ट करो, कहो कि क्या सही है क्या नहीं, कुछ ये कोई भी काम आपने नहीं किया। While the construction was still going on, you never inspected the building. You didn't check whether all the formalities are being maintained or not, or all the parameters are being satisfied or not. After the entire building got constructed, now you are telling, sorry, we will not give you an occupancy certificate because you have not followed certain set of guidelines or whatever. Poor integration this is. Poor coordination. Excise department का काम क्या है? Excise related, that is alcohol, सारी चीजें उनसे, even with regard to what is the customs and all that is their responsibility. इनके जिम्मेदारी क्या है? बिल्डिंग को परमिट देना, क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना, एक्सेट्रा। तो मिलकर अगर काम किया होता 8 महीने से ज्यादा, दैट बिल्डिंग वुडंट हैव लाइड वेकेंट। बेहतरीन चीज क्या है? दोनों स्टेट गवर्नमेंट के नीचे ही तो आ रहे हैं, स्टेट के नीचे ही आ रहे हैं। इट इज नॉट दैट दिस इज हैंडल्ड बाय समबडी एल्स, दिस इज हैंडल्ड बाय समबडी एल्स। आई एग्री, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। I agree with that.
लेकिन भैया इट इज अंडर महाराष्ट्र ओनली, राइट? दैट इज द पॉइंट. If at all the ministers wanted to get this coordinated, it should have happened very smoothly. लेकिन नहीं. मतलब, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दो अलग अलग मिनिस्ट्री के बीच इतना भाईचारा है. जीएसटी काउंसिल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन है. एक स्टेट के अंदर आप दो छोटे चीज, एंड इट इज नॉट समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी व्हाट इज द वर्ड, एनजीओ, मीडिया, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी हैज टू बी इन्वॉल्व. छोटे से चीज है, कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट है या फिर एक प्लान है, उसके हिसाब से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं, इतनी छोटी सी बात भी आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हो तो दिस इज द इश्यू. मतलब इंडिया इज लाइक अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वर थिंग्स वर वर्किंग रियली फाइन, विच विल समटाइम्स गिव सरप्राइज टू पीपल. यार अलग अलग मिनिस्ट्री होने के खातिर भी इतना कोऑर्डिनेशन, एक स्टेट के अंदर होने के खातिर भी जीरो कोऑर्डिनेशन. दैट मीन्स वी विल फाइंड बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड जीरो इंटीग्रेशन. Getting the point here? This is what we are going to discuss now. This is the new dimension that FW Riggs is talking about. यानी कि एक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में डिफ्रैक्टेड सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां पर हर फंक्शन के लिए यू विल हैव वन स्पेशलाइज्ड बॉडी. एक बॉडी एक काम करने के लिए. प्रिस्मैटिक कहां पर थोड़ा डिफ्रैक्टेड है, थोड़ा फ्यूज्ड भी है. जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल होगा हमारा प्लानिंग कमीशन, जिनका दो काम थे, प्लान भी बनाओ, फंड भी अलोकेट करो. लेकिन आज के जमाने में व्हेन यू टॉक अबाउट, यू हैव नीति आयोग which will suggest policies. You have the finance commission to decide on devolution of taxes. Correct. You have a specialist body for each and every task. You have ED, you have NIA, you have then Information Regulatory and Development Authority of India, or TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, SEBI. ये सब एक तरफ. Then you have NHRC. Then you have something like NGT. यानी कि हर एजेंसी का अपना अपना फंक्शन. अब एजेंसीज आपने क्रिएट किया, but what is the most important thing here? Every agency should coordinate with other agencies. That is also equally important. हमारे देश में, now this is the next bigger issue. I have told you multiple times that once you join the department also, you will also develop that thought.
अरे हमारे यहां से फाइल निकल कर गया ना, बस खत्म बात, वाई वी शुड वरी? दैट इज जनरली व्हाट एनीबडी विल डू। वाई? लस लफड़ा, इतना काम तो है, तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी के लिए सेटिस्फाइसिंग डिसीजन क्या है वो कर लेते हैं। सो एवरी डिपार्टमेंट थिंक्स लाइक दैट। You cannot blame them for that because work is that much. Routine work itself will take 90% of your time. Clear? This is the general thing. तो रूटीन वर्क में जाते हैं, बाकी के 10% वर्क जो डायनामिक है, there you need what? Complete coordination and cooperation. And that is very difficult to achieve. Because specifically there is no punishment for not coordinating or cooperating. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर दैट। क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन भी अगर आप लाने के लिए चाहते हो या इंटीग्रेशन चाहते हो, उसके लिए भी किस चीज की जरूरत है? टू ब्रिंग इन कोऑर्डिनेशन हियर, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड व्हाट? यू नीड ऑर्डर। ऊपर से ऑर्डर है क्या? मिलकर काम करेंगे। ऑर्डर नहीं है क्या? तो फिर मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? दिस इज द लॉजिक। Getting the point here, people? Any doubts here? So, the challenge once you have an integrated society, or sorry, a diffracted society, the challenge is what? Challenge is to bring in coordination. Good afternoon, Abhinav. Any doubts here, people? The possibility of malintegration or lack of coordination among social structures accompanies the process of differentiation. According to Riggs, differentiated social systems can be ranked on a malintegrated to integrated scale. The two basic societal models of diffracted and prismatic are further subdivided into finer types on the basis of degree of integration. That is the next thing. Fused, prismatic, diffracted. तो डिफ्रैक्टेड तक आ गया। डिफ्रैक्टेड तक आने के बाद देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हद तक आर दे इंटीग्रेटेड? टू व्हाट एक्सटेंट? सो द इंटीग्रेशन व्हेन वी टॉक अबाउट, इट कैन रेंज फ्रॉम वर्ड टू वर्ड। या तो एकदम से मैल इंटीग्रेटेड, यानी कि नो इंटीग्रेशन, बस हमने बॉडीज क्रिएट कर कर रख दिया है, या फिर fully integrated. Example why I have given Kargil war is, देखो Kargil war was a learning experience for us in any angle. Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy, सबका अपना अपना चीफ है, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ। लेकिन जब भी हम कुछ करना है, हमें एयर सपोर्ट चाहिए, तो हाउ विल द मैसेज पास? ग्राउंड लेवल के सोल्जर विल पास इट टू his senior. His senior will pass it to the next senior. Then it will go all the way till the top. Then army chief has to contact the air chief. Then the air chief will contact the ground squadron leaders.
They will take the aircraft, they will reach there. This will take time. सिंपल लॉजिक आई विल टेल यू, कारगिल वॉर के बाद भी 26/11 अटैक भी जब हुआ था, took more than 24 hours just to get the NSG commando from Delhi to Mumbai. हमला होते ही उस रात जब हमला हो गया 12 बजे 2 बजे तक मालूम हो गया कि मुंबई इज अंडर अटैक. क्या कर रहे थे? वाई द डिले? एक फोन कॉल पर यू शुड हैव गॉट द आर्मी इन. पूरा सिटी आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए था. You should have got the army immediately. You should have got the NSGs immediately. Why the delay? Poor coordination. Simple logic. And by then the damage was done. उनको वक्त मिल गया, यानी कि सोच लो इतना डिले हो गया था कि पूरा ताज होटल जो है, they had booby trapped it. Booby trapping means बॉम्ब्स लगा दिया था पिलर पर, दीवार पर, विद द स्ट्रिंग्स अटैच. यानी कि आपने दरवाजा खोल दिया, पैर रख दिया, स्ट्रिंग, इफ यू टच द स्ट्रिंग द होल थिंग विल गो ऑफ. दैट मीन्स उतना वक्त मिल गया था आतंकवादियों को बॉम्ब लगाने के लिए, स्ट्रिंग्स लगाने के लिए, ये सब करने के लिए उतना वक्त मिल गया. वाई? मैल इंटीग्रेशन. गेटिंग द पॉइंट हियर. आगे, diffracted societies are reconceptualized as eo-diffracted, ortho-diffracted, and neo-diffracted. Prismatic societies are similarly fine-grained into eo-prismatic, ortho-prismatic, and neo-prismatic. This reformulation means that the prismatic model would include any society that is differentiated but malintegrated. Diffracted model refers to any society that is differentiated and integrated. Riggs has been interested in the peculiar administrative behavior in transitional societies, which are now reconceptualized as orthoprismatic, that is semi-differentiated and malintegrated. Matlab, now he gave 3 new definitions or terminologies. Ortho, eo, ortho, and neo. That is, this is the state that any society should achieve. Completely diffracted but completely integrated. हर एक काम के लिए एक एजेंसी है, लेकिन हर एजेंसी के बीच पूरा का पूरा कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन है. गेटिंग द पॉइंट हियर. सो दिस पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा कॉपरेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हाट इज अल्टीमेटली द पॉइंट हियर? इफ यू टॉक अबाउट, ये थियरी उन्होंने दे दिया, समझने में भी उतनी दिक्कत नहीं है. Eo, ortho, neo ka simply don't go by the word meaning for it. It simply means at different stages. This is the beginning stage of diffraction. This is the middle stage of diffraction. Fully diffracted. Middle stage of early stage of integration. Middle stage fully integrated.
क्लियर? थियरिटिकल लेवल पर यह सही है। तो हम हमारा पुराना एग्जाम्पल ही लेते हैं। दैट इज, इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, पोस्ट कारगिल वॉर व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? आर्मी अपने जगह खुश, एयरफोर्स भी अपने जगह अपना काम कर रहा है, नेवी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इन तीनों को बांधते हुए यू हैव अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑल द थ्री के लिए एक बॉडी टू कोऑर्डिनेट इट। जस्ट गिव मी अ मिनट, बिकॉज वन एग्जाम्पल आई वांटेड टू गिव यू। जस्ट अ मिनट, क्योंकि या RVNL, you can expand these later, find the expansion of it. SGVNL, THDC, DRDO. RVNL, ONGC, SJVNL, THDC, DRD. 1, 2, 3, 4, 5. 5 agencies were involved in Uttarakhand tunnel rescue operation. 5 agencies के बीच पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, नॉर्मली दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि यहां का सीनियर, डीआरडीओ का सीनियर जो भी है, सीनियर मोस्ट इंडिविजुअल देयर, ब्यूरोक्रेट देयर, वो चिट्ठी लिखेगा टीएचडीसी को, फिर टीएचडीसी के चीफ चिट्ठी लिखेगा एसजेवीएनएल को। द होल वर्कर्स हु वर trapped inside that tunnel, they would have died. They would have literally died. But to ensure that the highest level coordination is happening, Prime Minister's office got directly involved. The principal secretary to the Prime Minister himself was closely monitoring the operation. Why? Prime Minister was asking, हो क्या रहा है वहां पर? What do they need? क्या चाहिए उनको, उन वर्कर्स को वहां से बचाने के लिए क्या जरूरत है? बोल दो, हो जाएगा। So obviously when Prime Minister's office से सीधा कॉल आ रहा है, क्या चाहिए तुझे? No issues, zero bureaucracy, zero red tapeism, zero formalism, zero paperwork, nothing. यानी कि एकदम इतने एफिशिएंसी से काम किए कि पूरे के पूरे वर्कर्स को इतने कम दिनों के अंदर दे रेस्क्यूड। Or in other words, what FW Riggs could never think was कि भैया इंटीग्रेशन लाने के लिए भी यू नीड समबडी एट द टॉप। मतलब ब्यूरोक्रेसी का शुरुआत कहां से हुआ था? सेंट्रलाइजेशन, है ना? अगर हम क्लासिकल थिंकर्स के एरा के बारे में बात करोगे तो ब्यूरोक्रेसी का शुरुआत हुआ था सेंट्रलाइजेशन, ऊपर से सारा फैसला, है ना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यू हैड अलग अलग बॉडीज। छोटे छोटे बॉडीज, यू टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यू टॉक अबाउट म्युनिसिपैलिटीज, यू टॉक अबाउट ग्राम सभास, प्राइवेट प्लेयर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन
छोटे छोटे ट्राइंगल्स भाई, छोटे ट्राइंगल्स, क्योंकि सब में एक स्ट्रक्चर होगा ना, कोई तो ऊपर होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। एनजीओ हो, प्राइवेट बॉडी हो, पंचायत हो, म्युनिसिपालिटी हो, कुछ भी हो, this will be the shape of the structure everywhere. So this was the era of decentralization. With technology, what is happening today? With technology, what is happening is all these agencies are now getting with technology, all these agencies are getting coordinated today. Technology के जरिए same thing. Prime Minister's office also was using in WhatsApp or internet or whatever to coordinate among all the 5 organizations. That means we are actually moving into an era of re-centralization. Technology has made it possible today for different bodies to exist. Number one, साथ में क्या हो रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना काम, ठीक है, लेकिन who will ensure that all are working together? At the top, you have a supreme body overlooking all of this. And today it is possible. क्या काम कर रहा है ये देखना कोई मुश्किल बात नहीं है, because technology has made it possible. Getting the point here? This is where governance is moving towards now. Central authority will remain as it is. Getting the point? Why you need a central authority? क्यों? क्योंकि जब आपने अलग अलग बॉडीज बना दिया, सब लोग अपने अपने जगह खुश थे, लेकिन अलग अलग बॉडीज बनाने के वजह से बराबरी in matrix organization, if you actually see, this is a matrix organization, flat structure means equal powers. सब लोग अगर बराबर है, then why should I listen to you? If you and me are having the same rank, why should I listen to you? Or why should you listen to me? No need. So ऐसे सिचुएशन में you need somebody at the top to bring what? मिलकर काम करो. बोल दिया एक बार, मिलकर काम करो अभी, ज्यादा चिक चिक मत कर. Hence re-centralization. Getting the point here? This is where governance is moving towards now. Because the central authority sitting at the top can easily see आंकड़ा क्या है, किसके पास फाइल अटक गया है, कहां पर काम रुक गया है, रुकने का वजह क्या है, कौन से डिपार्टमेंट काम को पीछे ले रहा है. Everything can be seen. Getting the point here? Why? Technology has made it possible. FW रिक्स इतना सोचा नहीं था. FW रिक्स बोल रहा था सब लोग अपने अपने काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो सही चलेगा, लेकिन ये मिलावट के लिए भी यू नीड अ सुप्रीम अथॉरिटी. उसके एक या दो लेवल ऊपर कोई होना चाहिए टू ब्रिंग देम टुगेदर. गेटिंग द पॉइंट हियर? एनी डाउट्स पीपल? Clear people? This is our understanding.
Bureaucratic culture, a hindrance to development administration. In developing countries, the culture of bureaucracy is a hangover of the colonial regime. Authoritarian, centralist, and people avoiding. It was the Mai Baap concept that governed the relationship between the ruler and the ruled. Clear? Means I am the authority, I will decide everything. That sort of a behavior. The developing countries were initially faced with the problem of transforming the ruling bureaucracy into civil servants accountable to the political leadership. Sahi baat hai, like I told you, even today there are people who get into the bureaucracy just because they want that power. बाहर नहीं दिखाते, लेकिन वो लालच है उनके अंदर कि भाई एक बार मिल गया ना, लेट मी शो हुआ है. तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे. तो इन्हें ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि दे शुडंट एक्ट लाइक ब्यूरोक्रेट्स बट एज सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स. According to Guy Peters, bureaucratic culture may be linked to two kinds of model cultures: rationalist or deductive cultures and pragmatic or empirical cultures. The bureaucratic concepts of universality, impersonality, and rule-bound administration are associated with rationalist or deductive cultures. Universality, impersonality and rule-bound administration, ये सब क्या है? rationalist और deductive cultures है. Deductive means आप deduce कर सकते हैं, यानी कि एक सिनेरियो देखने के बाद, एक कुछ भी एक सिचुएशन देखने के बाद वहां से आपको क्या मालूम पड़ा, या फिर उससे आपको क्या पता हो गया. सो दैट डिडक्शन व्हाट यू मेक इज व्हाट rationalist or deductive culture, which is basically rule bound, universality, impersonality. Most developed countries exhibit these cultures. In pragmatic or empirical cultures, generalities are derived from innumerable individual decisions. Generalities are derived from innumerable individual decisions. मतलब एक इंडिविजुअल के फैसले से हम क्या डिराइव करते हैं. एक टॉपर ने कहा, दिस वाज वन सिचुएशन दैट हैपेंड व्हेन आई वाज टेकिंग क्लासेस इन अनदर एकेडमी. एक टॉपर आ गया था वहां पर. दैट टॉपर बेसिकली मेड अ सेंटेंस दैट टेलिंग दैट क्वेश्चंस छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है मेंस में. मैंने तो 35 मार्क का सवाल, मुझे जो मालूम नहीं था मैंने लिखा नहीं, मैंने छोड़ दिया, फिर भी देखो मैं बन गया आईएएस. ओके, ही केम, ही गेव हिज एक्सपीरियंस, ही वेंट. उसके बाद क्या हुआ, सारे बच्चे पूछने लगे, सर देखो यू ओनली टोल्ड नॉट टू लीव अ सिंगल क्वेश्चन. नाउ द टॉपर ओनली टोल्ड ही लेफ्ट 35 मार्क्स एंड ही स्टिल बिकेम कलेक्टर. He only talked about leaving 35. Pragmatic means practical. He only told what he did for the exam. He did not tell what was his reservation status. Is he from SC? Is he from ST? Is he from OBC? Or from EWS? We don't know. He just told his experience and he went. We again don't know how much did he do for his optional. Did he do exceptionally well in any one paper? That we don't know. उसकी एक स्टेटमेंट के वजह से कैन वी मेक द कंक्लूजन, हाँ तो 35 मार्क सब लोग छोड़ो, आप भी बन जाएंगे कलेक्टर? एब्सोल्युटली नॉट. लेकिन हर इंडिविजुअल का फैसला वहां पर इंपॉर्टेंट है. सो हर एक इंडिविजुअल से हमें क्या पता चल रहा है, उसके ऊपर वी ब्रिंग अ जनरल प्रिंसिपल. तो ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स के अगर हम देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टॉपर्स विल एग्री ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द की. जितना आंसर राइटिंग आप करोगे एग्जाम से पहले, उतना अच्छा रहेगा आपका मेंस पेपर.
दूसरा, ऑप्शनल चुनने में गलती मत करो। ऑप्शनल ऐसे ऑप्शनल होना चाहिए जो आप एक बुरे दिन में भी बैठकर पढ़ पाए। Now this general rule this is. How did we end up making it? After getting to know about each and every topper, है ना, हर टॉपर ने क्या किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, ऑप्शनल सही ऑप्शनल चुनो। So we came to the conclusion. This is what pragmatic और empirical, practical है ये। और empirical क्यों? आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, किसी से भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। Nobody, you will never see a single individual who has cracked this service without doing answer writing. अगर किसी ने भी कह रहा है कि मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया फिर भी मैं क्लियर हुआ, he or she is lying through their teeth. Simple. डेवलपिंग कंट्रीज इज अ मिक्स ऑफ दीज टू मॉडल कल्चर्स, यानी कि दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। रैशनलिस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि रूल बाउंड, ऑब्जेक्टिव, इम्पर्सनल, दैट यू विल सी बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस मेकिंग अ जनरल रूल और अ जनरल लॉ, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। द सिचुएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। मतलब कुछ मामलों में ज्यादा से ज्यादा इट इज व्हाट, शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। यानी कि आदमी अगर मिडिल क्लास से है, गरीब है, एकदम रैशनलिस्ट, इम्पर्सनल। आदमी अगर बड़े बड़े घर से है, खानदान से है, इट कैन बिकम इंडिविजुअल डिसीजन। गेटिंग द पॉइंट हियर? Formal rules are either decorative pieces or harassing instruments. The rules are bypassed with impunity whenever it suits the ruling class. तो जहां suitable है वहां पर रूल का सही इस्तेमाल होगा, जहां suitable नहीं है उसका गलत इस्तेमाल होगा। Again, we are always hearing, now Pooja Ketkar's hearing is going to happen again, I think on February 14. She has got an interim bail relief from Supreme Court. We are only hearing Pooja Ketkar, Pooja Ketkar, Pooja Ketkar, correct? We can all agree on one thing, that somebody who gave her that income certificate, the doctor who told that she is blind, all right, because in front of the interview board, mock interview board, which is available in the internet even now, you can see her coming and sitting there like this abala nari ka expression लगाकर। सोशल मीडिया हैंडल में उनका फोटो अगर देखोगे तो यू विल बी लाइक, ये दोनों एक ही है क्या? वहां पर यू कैन सी हर इन हर ऑल मेकअप, सब कुछ लगाकर, हेयर सब कुछ, बाल सब कुछ सही लगाकर, एक भी वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज ऑल्सो नॉट आउट ऑफ प्लेस। आई एम नॉट what is it, commenting on her good looks or the way she's taking care of herself. No, I'm just talking about the way she made a fool out of the whole system. But she was not alone. Some तहसीलदार or revenue officer knew it very well that her father's post क्या है, correct? Some doctor also knew that this female is not at all 40% or whatever blindness it is, this female is not blind. Why are they not being punished? Why the buck is stopping only with Pooja Ketkar, and why the investigation has not gone into those officers who gave her a fake certificate? Getting the point here? That is the point. That is what rules are. Decorative pieces. They got, Pooja Ketkar has to be punished, no doubt about it. पूरे होश और आवाज में she knew it that she's making a mockery out of the system, she has to be punished. But why alone? Where are her co-conspirators? That is why rule has become decorative piece. Because सच्ची में अगर आपको you wanted to make an example out of the whole thing, you should get the entire people there. तभी सारे तहसीलदार, सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी लगेगा यार इस बार तो अगर कोई भी गड़बड़ की वाट हो जाएंगे। But no. Getting the point? आगे. According to Crozier, culture affected the internal workings of the organization. Each national culture had a unique effect on the working of the organization, and it constituted the primary pathology of the organization. बढ़िया सेंटेंस है। हर नेशनल कल्चर
का एक असर होता है ऑर्गेनाइजेशन पर, एंड दिस इज द प्राइमरी पैथोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पैथोलॉजी का मतलब है डिजीज. गेटिंग द पॉइंट हियर. व्हाट इज आवर नेशनल कल्चर? अरे यार चलने दो ना, जो हो रहा है चलने दो, ज्यादा हिलाओ मत सिस्टम को, सिस्टम ऐसे ही चलता है. एंड द जुगाड़ कल्चर, अंत मोमेंट तक वी वोंट डू एनीथिंग दैट इज प्लान्ड. टिल द लास्ट मिनट वी विल वेट, या फिर सब कुछ गड़बड़ होने के बाद ही हम सोचेंगे अरे यार. वी कैन सी दिस एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन ब्यूरोक्रेसी. लड़की बोल रहा है मां मुझे रोज मार रहा है, वो पीट रहा है, वो दारू पीकर आकर मुझे मार रहा है. पेरेंट्स विल टेल व्हाट, इतना खर्च कर तेरे शादी करवाई है, थोड़ा तो मारेगा तो क्या हो जाएगा. पंडे सासू माँ इज टेलिंग व्हाट, ये तेरा घर नहीं है, तू ज्यादा आकर यहां पर बात मत कर. माँ इज टेलिंग व्हाट, तू तो तेरा शादी हो चुका है, अब वही तेरा घर है. So neither here nor there, she commits suicide. Then the parents will think, oh no, my daughter committed suicide. That same thing you will see everywhere. यानी कि कुछ हादसा होने तक we won't do anything. 26/11 again, clear intelligence information was there कि through sea an attack is imminent. 6 से लेकर 8 महीने तक वी वर ऑन अ विजिल, पेट्रोलिंग नियर द बीच एरिया, मुंबई एरिया, सब कुछ पेट्रोलिंग, सब कुछ ढंग से हो रहे थे. 8 महीने के बाद क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा, समुद्र से कौन आएगा, ऐसे थोड़ी होता है. व्हाट वी डिडंट नो वाज 6 से लेकर 8 महीने तक आतंकवादियों भी बैठकर ये सब देखकर ठीक है, दे वर ऑल्सो वेटिंग. जैसे ही पेट्रोलिंग खत्म, अटैक. Getting the point here. This is the problem. Blonde pleasure has affected French bureaucracy. Example here. What is blonde pleasure? It is a stubborn insistence on personal autonomy that inhibits cooperation in French organization. मतलब personal autonomy, मेरा आजादी. Not exactly. हर एक organization, that is French and all, when we talk about, please understand, डेमोक्रेसी के पीक है वो, और ऊपर से हर काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, फ्रांस. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे मेरा ऑटोनॉमी, मेरा आजादी जिंदाबाद, मिलकर काम नहीं करेंगे. सो फ्रेंच सोसाइटीज प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम इतना ज्यादा है. यूरोप इन जनरल, individual freedom or individual rights are more important than even national security. That is the scenario there. Getting the point? In fact, in France, I still remember a rape had taken place where one fellow, he used to rape and murder random women, where those women didn't know ये कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं. Random attacks these were. And what did the police were demanding? What? We need a DNA sample. We need this DNA sample, whatever we collected, we need to compare it with the DNA samples what we already have. Court was not giving permission. Why? Individual freedom has to be protected. One more victim, no change. One more victim. तकरीबन 8 विक्टिम्स जब हुआ, जब पुलिस ने पुराना केसेस, नया केसेस सब मिलकर देखा, when they found the same modus operandi. Modus operandi means the way a crime is committed. जहां पर the modus operandi was simple. Women staying alone in apartments. Somebody has forced their way in. तो कुछ कैमरास में मिल गया था कि एक लड़की जब अकेले जा रहे, उसके पीछे पीछे एक आदमी जा रहा है, लेकिन कौन है ये आदमी कुछ भी पता नहीं हो रहा था. So they understood that somebody is following them. So 8 crimes took place. उसके बाद क्या हुआ? Finally they जाग उठा and then they said okay, compare. As soon as they compared, they got their guy. Within no time they got their guy, क्योंकि उसका what is data था उनके पास, कोई और क्राइम में कहीं पर था. Then
डन, दे कॉट देयर फेलो. उसके बाद इट बिकेम अ कानून, दैट इज टू कीप अ कॉमन डीएनए बैंक, डेटा बैंक रखो. कोई क्रिमिनल क्राइम सीन से कोई डीएनए आपको मिल गया, आप उस डेटा बैंक के साथ कंपेयर कर कर आपके मुजरिम को आप पकड़ेंगे. टिल देन दे डिड नॉट डू इट. व्हाई? Independence. My organization needs its independence. So we are independent, we will do our job. No coordination. Getting the point here? Which in a way, do we see it in India? Sometimes we do see it. What is the only solution for that? Somebody at the top to coordinate all the activities. तभी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रियलाइज्ड इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस. उसका सही मतलब अगर आप चाहते हो, ऊपर कोई होना बहुत जरूरी है. एनी डाउट्स हियर पीपल? Now, simple difference. Traditional administration, routine administration. जैसे कि salary. Development administration is unpredictable, sometimes during COVID-19 and all. Traditional administration focuses on efficiency and economy, यानी कि using technology and all that. ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे बेहतरीन बना दे, स्कीम्स को कैसे बेहतर बना दे. गेटिंग द पॉइंट हियर? सो हियर इट इज कॉन्स्टेंटली अबाउट इंप्रूवमेंट. यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इंप्रूव, लर्न. टास्क ओरिएंटेशन एंड कंफॉर्मिटी टू रूल्स. ट्रेडिशनल, जो बोला गया है वो करो. सिंपल रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स. यहां पर रिलेशनशिप ओरिएंटेशन विथ हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सी, फॉर द सिंपल, दैट इज सिंपली मीन्स व्हाट. अभी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनके बीच क्या है? पूरा कोऑर्डिनेशन है. दैट इज व्हाई टैक्स कलेक्शंस आर आल्सो इंक्रीजिंग. एलैबोरेट हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी कि हायरार्की, प्रोटोकॉल, ये सब आपको फॉलो करना चाहिए, एक के बाद एक. यू हैव टू वेट टिल यू रिसीव द ऑर्डर. स्ट्रक्चर शेप्ड बाय गोल्स, मतलब सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर बदलेगा, यानी कि स्ट्रक्चर हमेशा ट्रायंगल नहीं होता. कभी कभार ट्रायंगल होगा, कभी कभार फ्लैट होगा, कभी कभार थोड़ा लंबा होगा या टेढ़ा होगा, कुछ भी हो, शेप बदलते रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से. सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ऊपर से हो जाएगा. वाइड शेयरिंग डिसीजन मेकिंग, समथिंग लाइक आवर ISRO. समोसा खाते वक्त या चाय पीते वक्त दे विल सिट एंड डिस्कस एंड सडनली द जूनियर इंजीनियर गिव्स एन आइडिया. क्यों ना हम ऐसा करें? सीनियर इंजीनियर्स को एक मिनट के लिए, दे आर ऑल्सो सेकंड के लिए दे आर ऑल्सो शॉक्ड. यार मैंने क्यों ये चीज नहीं सोचा. समोसा वहीं के वहीं छोड़ देते हैं. दे स्टार्ट गोइंग एंड वर्किंग ऑन इट. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द रियलिटी. दिस इज द रियलिटी. दैट इज द वर्क कल्चर देयर. दैट इज व्हाई ISRO के साइंटिस्ट के ऊपर आप दो एक्सप्रेशंस हमेशा आपको देखने के लिए मिले. दे आर ऑल स्माइलिंग एंड गर्व. ये दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे. क्यों स्माइलिंग क्यों है? बिकॉज दे आर गेटिंग सैलरी. देयर सैलरी इज वेरी वेरी लो. सैलरी इज एब्सोल्युटली लो, वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते. देन व्हाई आर दे स्माइलिंग? बिकॉज उनके बात सुनने के लिए भी कोई है. अपॉर्चुनिटीज है वहां पर मिशन हेड करने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए. एंड गर्व क्यों? बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टेटस को, जो हो रहा है होने दो. दैट इज ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन. सिस्टम को ज्यादा हिलाओ मत. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल डिमांड्स, जैसे कि प्लानिंग कमीशन बन गया, नीति आयोग, पुराना हो गया. डीमोनेटाइजेशन, GST, ये सब क्या है?
अकॉर्डिंग टू द डिमांड वी चेंज थिंग्स. क्लियर पीपल? तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है. नो, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू 90% ऑफ द वर्क क्या है? रूटीन काम है. रूटीन काम ही है. इट इज नॉट दैट हर दिन आप भागम भाग खेलेंगे, भागम दौड़ खेलेंगे, या फिर आप गन लेकर आप विलेंस के पीछे भागेंगे. नो, अरेस्ट ऑल्सो इट इज नॉट हाउ दे शो इट इन द मूवीज एंड ऑल के स्पीड सड़क पर आप दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. आप जाकर बैठेंगे एक रेस्टोरेंट में, चाय पीते होंगे, यू विल सिंपली गेट अप, पुट अ हैंड ओवर दैट फेलो whom you want to arrest. चलते हैं. You grab him. Immediately another team comes. They grab the other arm. Chup-chap, they will take him inside the car. Go. Arrest is done. किसी को कुछ पता होने से पहले, before even we can process what is going around, the whole thing will end. Getting the point here? That is traditional administration. Development, totally dynamic situation. 26/11 जैसा. वहां पर कोई हायरार्की, प्रोटोकॉल, सर ऑर्डर दे दो सर गोली चलाने के लिए, नथिंग. वो ऑटोमेटिक वेपन से गोली चला रहे हैं. यू डोंट रिक्वायर एनी क्लियरेंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट. और कोई सुप्रीम कोर्ट भी आपसे पूछेगा नहीं कि क्यों आपने गोली मार दिया. गेटिंग द पॉइंट हियर? Features of development administration, it's pretty simple. They are change oriented. बदलाव, जो भी बदलाव लाना चाहिए उनके लिए वो लोग तैयार है. केस इन पॉइंट बी, आई टोल्ड यू, व्हाट्सएप गवर्नेंस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. गोल ओरिएंटेशन, मकसद ओरिएंटेड है. वंस अगेन एग्जाम्पल फ्रॉम आंध्र प्रदेश. PTA मीटिंग held by the chief minister. एडमिनिस्ट्रेशन का नया तरीका, whatever new tariqas can be adopted. Say for example, e-office that will be completed I think by 2025, this year, max to max next year तक सारे central ministries और departments जो भी है, everything will be what? e-office. Client oriented administration. सिटीजन को आप क्लाइंट की तरह देखोगे. You will value, that is giving high level of respect to your clients or to your citizens. Participation oriented administration, you are ready to take help from anyone. Dharavi, slum development, Adani. Effective coordination, जैसे मैंने कहा, द टनल रेस्क्यू. इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हमेशा यू आर कीपिंग द एनवायरमेंट इन पर्सपेक्टिव हियर. तो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव लगाने के बाद व्हाट इज इट? वी डेवलप द डेल्टा फोर्स इन मुंबई पुलिस. क्योंकि मैंने कहा था एनएसजी आ गए थे दिल्ली से. बाय द टाइम एनएसजी अराइव्ड यार, आराम से अजमल और उनके साथियों ने मिलकर आराम से दे वर मेकिंग व्हाट? बॉम्ब, सब कुछ. नॉट अजमल वाज डेफिनेटली कॉट बाय द तुकाराम ओम्बले. द अदर टेररिस्ट्स हु वर इनसाइड ताज होटल, दे हैड लिटरली केप्ट बूबी ट्रैप्स एवरीवेयर. उतना वक्त मिल गया था. अगले बार नहीं होगा. अगले बार क्या है? डेल्टा फोर्स के पूरा गुस्सा देखना पड़ेगा. बिकॉज दे आर ट्रेन टू डील विद टेररिस्ट्स. एंड डेल्टा फोर्स इज नॉट लाइक योर ऑर्डिनरी मुंबई पुलिस, जहां पर कार्ड देकर आई एम इंस्पेक्टर विद मुंबई पुलिस, ऐसा नहीं है. ये लोग बहुत साइलेंटली काम करते हैं. खुद के घर वालों के भी मालूम नहीं होगा. दे आर कमांडोज विद इन मुंबई पुलिस. दे रोम अराउंड सारे पब्लिक जगह. उनके दे आर वेल ट्रेन्ड. कीप रोमिंग अराउंड इंपॉर्टेंट पब्लिक एरियाज पर, क्योंकि कहीं पर भी आतंकवादियों का हमला करा गया, दे आर ट्रेन टू एक्ट इमीडिएटली. गेटिंग द पॉइंट हियर? क्योंकि दैट इज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. Once 26/11 attack took place, that is when the IPS का ट्रेनिंग एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पुलिस एकेडमी, उसका कोर्स भी बदल दिया.
So that even an average IPS officer is trained today what? To deal with automatic weapons, bullets, all of this. Urban warfare में they are taught. Theory नहीं, practical. Clear? Any doubts, people? All right, then we will call it a day because the next topics we will handle it when you are a little more fresh. Okay, let's call it a day. Tomorrow we will continue this.